জবাব দাও নারী ঘাতী শিশু ঘাতী ইসরায়েল ধ্বংস হোক আমাদের সংগ্রাম চলছে। इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन में जंग का माहौल है। आज जंग हो रही है। जंग हर सूरत में तबाही का सबब बनता है। इसे रोकने के लिए आज एक प्रोग्राम का इनेकाद जमात उलमा हिंद की तरफ से किया गया है। आइए हम सुनते हैं कि इस प्रोग्राम में मुकर्ररीन ने क्या कहा। हिंदुस्तान के कलकत्ते के इस सरजमीन से हर बंगाली, हर खड़ा होने वाला इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम जहां खड़े हैं स्टेटमेंट इससे थोड़ी दूर पर नेताजी इंदौर स्टेडियम है, जिसमें फ़लस्तीन के यासिर अरफात साहब ने आके इस ज़मीन को बोसा दिया है। यासिर अरफात फ़लस्तीन के जो पहले सदर थे, उन्होंने इस ज़मीन को चुमा है। ये ज़मीन उसका हक अदा करेगा। ভারতের সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। গণহত্যায় ভারত সরকার নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। हिंदुस्तान अमन का गवारा रहा है। फ़लस्तीन से हिंदुस्तान का दोस्ताना आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और दीगर वज़ीर आज़मों ने फ़लस्तीन का हमेशा सपोर्ट दिया है जब भी जंग हुए हैं। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। इसराइल बम बरसा रहा है फ़लस्तीनियों पर। नन्हे मुन्ने बच्चे मारे जा रहे हैं और फ़लस्तीन को ज़मीन छीनकर जो इसराइल को दी गई है वो सरासर गलत है। लेकिन हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इसे टेरर अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़लस्तीन ने जो किया है वो टेरर अटैक है। लेकिन ये टेरर अटैक नहीं है। दहशत गर्दाना चाल जो है वो इसराइल चल रही है। इसराइल ने शुरू से ही फ़लस्तीन को धोखा दिया है, फ़लस्तीनियों को मारा है, उनके बच्चों को मारा है, उनके औरतों के साथ बच्चों को कैद कर दिया है, जवानों को कैद करके रखा हुआ है जेल में। आज इसी को लेकर कलकत्ता के सरजमी पर स्टेट्समैन हाउस और टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने एक प्रोटेस्ट हुआ है कि इस जंग को रोका जाए और हिंदुस्तान फ़लस्तीन का साथ दे, ना कि इसराइलियों का। हमने बात की एक समाजी कारकुन इसहाक मलिक साहब से। इसहाक मलिक साहब हमारे सामने हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ चल रहा है और इसराइल जिस तरह से बर्बरियत कर रही है, इस हवाले से वो क्या कहेंगे। सर, मेरे चैनल में आपका इस्तेमाल है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हो रहा है फ़लस्तीन के साथ, ये इंसानी और मजलूमियत की एक हद पार करता है। मजलूम के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहें। इसमें तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि हम अपनी ज़ाती में मेरी बयान है, लेकिन साथ साथ ये बता दें कि ये फ़लस्तीन का सपोर्ट करना हम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है। दूसरा, हम मुसलमानों का भी फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़लस्तीन हमारी जज्बात से जुड़ा हुआ है। फ़लस्तीन हमारे ईमान से जुड़ा हुआ है। अगर कोई कहेगा कि फ़लस्तीन को सपोर्ट ना करो तो हम ईमान में अपना मुदाखलत चाहेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन में हमारा क़िबले अव्वल है। हमारा उसको सपोर्ट करना ईमान की रोशनी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अल्लाह को मुँह दिखाना है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम इस चीज़ को मानते हैं। अब रही बात कि जब 1948 में इसराइल का वजूद आया, इसराइल का कोई वजूद तो था नहीं। इसराइल को रहने के लिए जगह फ़लस्तीन के ज़मीन में दिया गया। जब हिटलर ने तमाम दुनिया से उसको मार के यहूदियों को भगाया गया, तो यही फ़लस्तीन ने अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को एक इंसान की शक्ल में रहने के लिए जगह दिया। लेकिन आज इसराइल ने जिस तरह मासूम बच्चों को मारा जा रहा है और जिस तरह वो दहशतगर्द का इंतज़ाम कर रहा है, हमारा ज़मीन फ़लस्तीन का ज़मीन और उस ज़मीन को छीन के आप जो है इसराइल को देंगे, या हमारा दुनिया का कौन कानून कहता है? क्या दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन या ह्यूमन राइट ये कहता है कि आप किसी के घर में जाइए और थोड़े दिन रहने को आपको मिले और आप उसके घर को छीन लीजिए? आखिर
आप हिस्ट्री देखिए कि फ़लस्तीन का कम से कम नहीं भी तो 350 साल से लेकर 500 साल पुराना हिस्ट्री है। इसराइल का हिस्ट्री क्या है? इसराइल का हिस्ट्री 75 ईयर्स ओल्ड है। 75 साल पहले इसराइल का वजूद हुआ, और कहाँ से हुआ? हमारे फ़लस्तीन भाई की ज़मीन से हुआ, क्योंकि हमारी फ़लस्तीन भाई के ज़मीन में उनको रहने दिया गया, उनके बाल बच्चों को रहने दिया गया। आज वो जगह को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? फ़लस्तीन क्या लड़ाई लड़ रही है? फ़लस्तीन का ये कहना है कि ये हमारा ज़मीन है, हम अपने ज़मीन में रहना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। हम दुनिया के तमाम जितने ह्यूमन राइट और इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि आप इंसानियत की बात करते हैं, ये इंसानियत है कि आप हमारे घर में घुसिए और हमारे घर को दखल कर लीजिए? जो हमारे घर को हमारे आबाए अजदाद ने बनाया और हमारे घर को आप दखल कर लीजिए। हम ह्यूमन राइट से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप दुनिया में कहते हैं कि इंसानियत पहला है, ये इंसानियत कहाँ गया जब आपने हमारे फ़लस्तीन भाइयों की ज़मीन को ले लिया? और दूसरी बात यह है कि हर मुसलमान, दुनिया का हर मुसलमान क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा, जिसको हमको हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है, इसके लिए अगर हमारी जान भी ले ली जाए तो हम लेने के लिए तैयार हैं। हमास के हमले को सर कहा जा रहा है कि टेरर अटैक है, जबकि इस्राइल के हमले के बारे में वो कुछ नहीं बता रहे। टेरर अटैक नहीं है। देखिए, जब जंग होगा तो दोनों तरफ से लोगों का होगा, लेकिन जंग किसने चालू किया? जंग फ़लस्तीन ने चालू नहीं किया। अगर आप उठा के देखिएगा कानून या तारीख़ देखिएगा, हिस्ट्री देखिएगा, इसराइल ने मारा है। पहले मारा किसने? पहले शुरुआत किसने की है? आखिर आप हमारे घर में घुस जाए, आज हमारे घर में कोई सांप घुस जाए, बिच्छू घुस जाए, हम उसको नहीं मारेंगे क्योंकि वो मेरे बाल बच्चे को काटेगा। इसी तरह जब इसराइल हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है तो क्यों आखिर कर रहा? आखिर लड़ाई क्या चीज़ की है? मस्जिद अक्सा तो हर मुसलमान का है, हर मुसलमान लेने के लिए पहले, क्योंकि मेरा पहला क़िबला मस्जिद अक्सा है और वहाँ पर मौजूद है। हर दुनिया का हर मुसलमान पहले उसको मानेगा, चाहे वो बंद लहजे में बोले, खुल के बोले, उसको बोलना होगा, उसको ईमान की रोशनी अपनी रखनी होगी। दूसरी बात कि जब इंसानियत की बात आएगी तो आपको हमारे भाई फ़लस्तीन के घर को छोड़ना होगा। आप उस घर में घुस जाते हैं, उस घर में बाल बच्चों को मारते हैं, 1.5 साल के बच्चों को मारते हैं, बमबारी करते हैं। क्यों? आखिर ह्यूमन राइट कहाँ गया? आज अमेरिका कहाँ गया? अमेरिका ने इसराइल को पाला है, अमेरिका ने तमाम उसको हथियार दे के उसको हम इसराइल को दहशतगर्द कहते हैं, हम इसराइल को आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि वह इंसान की इंसानियत बात नहीं करता है। एक सर है वो खुले लफ्ज़ों में इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है? मैं अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत तहे दिल से इज़्ज़त करता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये सवाल करता हूं, आज़ादी के बाद जितने प्राइम मिनिस्टर आए थे क्या वो सब गलत थे? सिर्फ आप ही सही हैं? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी के जो फाउंडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बयान सुन लीजिए। अगर वो सही कह रहे हैं तो आप वो मानिए, या नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानिए। क्या हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री हैं सब गलत थे? वो सही वो फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे थे? आप फ़लस्तीन की हिमायत नहीं बल्कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? आपको तो दोनों तरफ देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि पहले बाप कौन है, पहले बाप को पहचानो कि बाप कौन है। बाप फ़लस्तीन है, ये तो इसराइल कहीं और की औलाद है। आप पहले नस्ल को पकड़िएगा या नकल को पकड़िएगा? अरे आप नस्ल को पकड़िएगा तभी तो बड़े बन पाइएगा, आप नकल को पढ़िएगा। आज इसराइल को सपोर्ट अगर हिंदुस्तान कर रहा है, कल यही इसराइल हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करके उसके ख़िलाफ़ करेगा। जिस थाली में खाया उस थाली में उसने छेद किया। कलकत्ता की सरजमी से आप पूरी दुनिया में अमन और अमान के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि हर इंसान की मदद करना इस पर अमल किया था, इसलिए तुमने हमारे फ़लस्तीन भाइयों को जगह छोटा कर दिया, मेरा जमीन लिया और मेरे ही को आतंकवादी कहता है। हम हर हिंदुस्तानी और हर दुनिया के अमन पसंद फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद।
থেকে আমেরিকা, ব্রিটেন সহ পশ্চিমা শক্তির সমস্ত প্রত্যক্ষ মদতে, সমস্ত তাদের যে সামরিক সাহায্যে আজকে ফিলিস্তিনের উপরে শুধু নয়, আরব সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর উপরে তারা একের পর এক তারা অন্যায় অত্যাচার চালিয়ে তারা বিভিন্ন আরব ভূখণ্ড, শুধুমাত্র ফিলিস্তিন নয়, সেখানে মিশরের জায়গা, সেখানে লেবাননের জায়গা, সিরিয়ার জায়গা তারা দখল করে নিয়ে সেখানে আজকে ইসরায়েল তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। এরকম একটা অবৈধ রাষ্ট্র আমরা মনে করি এবং বিশ্বাস করি। তারপরেও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ফিলিস্তিনি ভাই বোনেরা যে চেষ্টা চালাচ্ছে, তাকে নির্মমভাবে গণহত্যা চালিয়ে তারা সেখানে তাদের সমস্ত সেই আশা, স্বপ্ন এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তারা চুরমার করে দিতে চাইছে। আমরা ভারতবর্ষী, আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী, আমরা কলকাতার জনগণ সেই ফিলিস্তিনি ভাইদেরকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের যে দাবি, তাকে সমর্থন এবং সংহতি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ধিক্কার জানাচ্ছি একটা অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল ধ্বংস হোক, এবং আমরা আশা করব 1948 সালের আগে পৃথিবীতে ইসরায়েল বলে কোনো রাষ্ট্র ছিল না, এবং অচিরেই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে। অচিরেই স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি ভাই বোনদের তাদের লড়াই এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সেই লড়াই, তাদের সেই দৃঢ়চিতা মানসিকতাকে আমরা কুর্নিশ জানিয়ে, তাদের প্রতি সংহতি জানিয়ে আমরা কলকাতার মানুষ আজকে এই টিপু সুলতান মসজিদের পাশে আমরা জমায়েত হয়েছি, আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছি। আজকে আপনারা যে এখানে সম্মেলন হয়েছেন, ভারতবর্ষে যে প্রধানমন্ত্রী আছেন উনি ইসরায়েলকে সাপোর্ট করছেন, এই বিষয় নিয়ে কি বলতে চান? দেখুন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের 140 কোটি জনগণের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিজেপির নয়, তিনি RSSের নয়, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বোধহয় অধিকাংশ সময় ভুলে যায় তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নয়, তিনি বুঝি RSS বা বিজেপির প্রধানমন্ত্রী। তাই আজকের আমাদের যে স্বাধীন ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য, যে ইতিহাস, যে পরম্পরা, যে আমরা ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি বরাবরই সোচ্চার ছিল, কিন্তু আজকে সেটাকে উল্লঙ্ঘন করে, সেটাকে পাশ কাটিয়ে আজকে নরেন্দ্র মোদী তার মতো করে তার কথা আজকে তুলে ধরেছেন, যেটা ভারতবর্ষের 140 কোটি জনগণের অধিকাংশই তার সঙ্গে সহমত নয়। এবং বিভিন্ন যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে আমাদের ভারতবর্ষে, তারাও কিন্তু এই বিজেপি বা RSSের যে অবস্থান, সেই রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে তারাও সহমত নয়। তারাও কিন্তু এই ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে আজকে তারা সোচ্চার এবং সক্রিয়। আমরাও সেই ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধিকার, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে এবং ইসরায়েলি গণহত্যা এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা সংহতি জানাবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, যারা ফ্যাসিবাদের বিরোধী, যারা স্বৈরাচারিতার বিরোধী, যারা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী, যারা স্টেট টেরোরিজম, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধী, তারা বরাবরই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এসেছে। আপনারা দেখেছেন যে আজ ইসরায়েল কয়েকদিন ধরে যে আক্রমণ করছে এবং এতে কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছে, হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনবাসী, গাজাবাসী তারা নিহত হয়েছেন, শিশুরা, মেয়েরা তাদেরকে নিহত করা হয়েছে এবং লক্ষাধিক লোক তারা ঘর হারা হয়ে গেছে। এখন ওখানে পানি সাপ্লাই লাইন বন্ধ, বিজলি কেটে দিয়ে গাজা গণহত্যায় ভারত সরকার নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও।